बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे एफआईएस के डेटा की और जानेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां हो रही हैं, क्योंकि परसों का जो डेटा था वो तो भारतीय एयरटेल की डील की वजह से, हमने कल भी बताया कि एफआईएस की खरीदारी दिखी एक दिन के लिए, जिसकी वजह से हमने मार्केट में कल मोमेंटम भी आता हुआ देखा। लेकिन क्या एफआईएस का डेटा बदला है या वही है, तो देख लेते हैं एक बार एफआईएस का डेटा। तो एफआईएस की सेलिंग आई है और हम बात भी कर रहे थे कि अगर वो भारतीय एयरटेल की डील हटा देते तो सेलिंग तो परसों भी थी, लेकिन कल 1881 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की तरफ से, डीआईएस की तरफ से 1958 करोड़ की बाइंग। तो डीआईएस ही मार्केट को संभालने का काम कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश है वो डीआईएस की तरफ से है, एफआईएस की तरफ से कुछ नहीं है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का हाल, ग्लोबल मार्केट कहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी चिंताएं नहीं हैं जितनी कि इंडियन मार्केट को लेकर है, क्योंकि इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न चल रहा है। लेकिन आज एशियन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है, खासतौर से जापान और हांगकांग के मार्केट में, जहां पर कि 1.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में करीब 0.5% की गिरावट है। शंघाई फ्लैट है, यूएस ठीक ठाक बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में इंडिया करीब 8%, एमटीआर टेक का करीब 8%, जिंदल वर्ल्ड वाइड करीब 7%, टाटा इन्वेस्टमेंट 7%, रेड गेन करीब 6%। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। कहां पर वीकनेस देखने के लिए मिल रही है उन काउंटर्स पर भी नज़र डाले थे। तो जहां पर वीकनेस है उसमें बीकाजी फूड 4.5%, अजंता फार्मा, सीजी सीएल ये दोनों ही 4% गिरे हुए हैं करीब, जेबीएम ऑटो करीब 4% और वीएसटी इंडस्ट्रीज करीब 3.5%। तो ये कुछ एक काउंटर है जहां पर कि आपको वीकनेस दिखाई देगी। लेकिन खबरें जो हैं इस समय मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी कमेंट्री, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कल एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि भारत पर भी टैरिफ लगेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, और उन्होंने ये बात पीएम मोदी जी को भी बताई थी और मोदी जी ने कहा था कि नहीं ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो टैरिफ लगाएंगे और जितना इंडिया टैरिफ लगाता है उतना ही लगाएंगे। तो ये एक बात जो थी इंडियन मार्केट के लिए कैसी रिएक्शन पॉइंट तो बन चुकी है, लेकिन ये कैसी है और इसको कितना डिटेल में देखना चाहिए। विनीत सर ये बताएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हैं उस उन स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लें, और क्या हमें सही में डरना चाहिए? नहीं, क्यों डरना चाहिए? देखिए, अपने को प्योरली एनालाइज करना चाहिए कि अ, क्या अमेरिका इतना सारा अपने ऊपर लगा सकते हैं टैरिफ्स। वो देखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, हम्म। उन्होंने बोला है कि प्रो रेटा टैरिफ्स लगाएंगे। उससे एक चीज तो तय होती है कि थोड़ा महंगा हो जाएगा एक्सपोर्ट्स, लेकिन हम्म। बाकी के कंट्री पे तो ज्यादा लग रही है ना। तो हम्म। उससे तो हम बेटर ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से हम, मुझे लगता है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर अक्वायर करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। तो सर मतलब ये जो हम वो कहते हैं बार बार कि इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि एवरेज टैरिफ जिसका हमारे प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, करीब हमारा 10 से 11% की रेंज में आता है एवरेज टैरिफ जो कि यूएस प्रोडक्ट्स पर लगता है, जबकि चाइना का करीब 7% है। उसके बाद थाईलैंड और बाकी देश आते हैं जिनका एवरेज टैरिफ इस तरह से है, यानी कि डबल डिजिट में हमारा ही टैरिफ है। तो मतलब क्या एग्जैक्टली कुछ प्रोडक्ट्स पर डरना चाहिए या ओवरऑल ही नहीं डरना है हमें? नहीं, देखिए, यू हैव टू डू व्हाट इज गुड फॉर योर कंट्री, राइट। आपके अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को, आपको अगर जॉब्स क्रिएट करनी है, तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना ही पड़ेगा। हम्म। तो उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज डिजाइंड है। तो हम्म। हमें एक चीज हमें एक ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया के मार्केट की जरूरत दुनिया को है, बल्कि ना कि इंडिया को उनकी जरूरत है। सो ये हमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन करना चाहिए। जहाँ पे इनकरेजमेंट करना चाहिए था, वहां पे ऑलरेडी अपने बजट में काफी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बहुत बहुत जगह पे कम हुई है। तो मुझे लगता है कि जितना हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी, वो हमने कर दिया है। बाकी सब मुझे नहीं लगता कि इससे और ज्यादा कोई होने वाला है फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट। ठीक है।
सर, दवा इंपोर्ट पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात हो रही है इंडिया के, और इसका सबसे ज़्यादा असर माना जा रहा है कि इंडिया और जापान पर पड़ेगा। अमेरिका पर ऑफ कोर्स ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को खुद दवाई सस्ती नहीं मिलेंगी, उनके लोगों को सस्ती नहीं मिलेंगी। भारत और जापान बड़े एक्सपोर्टर हैं दवा के। सर, कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर पड़ेगा क्या? दवाई, क्या आप दवाई लेना बंद कर सकते हो? वो तो आपको जीना ही है। तो मुझे लगता है कि महंगी होंगी तो ले लेंगे अपने से दवाई। मुझे नहीं लगता कि अपने को कोई डरना चाहिए इसकी वजह से। ओके। सर, क्या फेड से डरना चाहिए कि फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा? फेड कह रहा है कि हम जो उनके कल मिनट्स जारी हुए उसमें वो पॉज लेने की बात कह रहे हैं, और उसमें ये भी माना जा रहा है कि जो टैरिफ लगा रहे हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप, जो बातें कर रहे हैं, उससे खुद अमेरिका में महंगाई दर बढ़ जाएगी, तो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। डरना चाहिए? क्यों डरना चाहिए? देखिए, जापान में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। 1.2% थे, अभी 1.8 हो गए। कल ब्रिटेन के नंबर्स आए, हायर देन एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लेशन है। वहां पे भी रेट कट होने वाला नहीं है। और अगर हम्म। आप टैरिफ्स लगाएंगे यूएस में, तो आपकी नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है सप्लाई साइड। तो हम्म। उसकी वजह से आप काट भी नहीं सकते हो। तो हम्म। मुझे लगता है कि देखिए, निवेशकों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इजी मनी का दौर चला गया है। जितने भी हॉक्स आएंगे ना, जो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे घटेंगे, वो नहीं होना है। और आप ओके। देखोगे कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले ही है, क्योंकि मनी सप्लाई टाइट हो रहा है। यूएस हम्म। में मनी सप्लाई टाइट होने वाला है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही है। और अगर यूएस को अपने इकोनॉमी मेंटेन करनी है, तो वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखना पड़ेगा। और वो डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रीशोरिंग, ये सारी बातें करें जो उनके कंट्री में हुआ नहीं था। उन्होंने इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट किया था। अभी उनकी बारी है कि वो इन्फ्लेशन की और महंगाई की रिसीविंग एंड पे रहे। तो हमें नहीं डरना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है इंडिया को। अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन आपको दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रेंड डाउन है, और अभी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। और उसके कारण हमारी ग्रोथ एडजस्टेड, वैल्यूएशन एडजस्टेड ग्रोथ काफी अनफेवरेबल है। तो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा ही यहीं से। जी। सर, मैं कल कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की, वो बोल रहे हैं कि 5 ईयर जो एवरेज पी है उसके पास हम आ चुके हैं। आप कितना मतलब इस चीज़ को मानते हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप में कितना मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ना, जो हम लोग मॉडल्स इंटरनली रन करते हैं वेंचुरा में, जो हमने डिजाइन किए हम्म। हुए, उनमें एक एवरेज पी अबाउट 17 टाइम्स है इंडियन मार्केट्स का। 17, थोड़ा ओके। 17.5 18 हुआ करेगा। आज की डेट ओके। में पी इंडिया का 20 है। मुझे लगता है कि जब मार्केट करेक्ट होती है ना, आपका मार्केट का पी अंडर शूट करना चाहिए। फॉर whenever there is issue in the economy, it should undershoot। जितना हमने ओवरशूट किया उतना अंडरशूट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक ये लार्ज कैप के जो वैल्यूएशंस है थोड़े और या अग्रेसिव ग्रोथ नंबर्स नहीं आते, तब तक हमें थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए मार्केट। ठीक है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा करते रहते हैं वो कुछ ना कुछ, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि लोगों को अलग ही लगते हैं। यूक्रेन की गलती के कारण युद्ध शुरू हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और कह रहे हैं जेलेंस्की एक डिक्टेटर है। अभी तक मतलब जो उनके जो राष्ट्रपति पद पर रहे थे जो बाइडेन, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, वो पुतिन को डिक्टेटर बोलते थे। अब इन्होंने जेलेंस्की को डिक्टेटर बोलना शुरू कर दिया, और वहाँ से जेलेंस्की बोल रहे हैं कि यूक्रेन कोई बिक्री के लिए नहीं है। आपने अमेरिका ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया यूक्रेन के युद्ध पर, और हमसे मांग रहे $500 बिलियन के मिनरल्स के राइट। सर, यानी कि ये तो लग रहा है कि यूक्रेन को बैकफुट पे पूरी तरह से ट्रंप ले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं रशिया को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब रशिया अमेरिका की दोस्ती वैसे तो कभी हुई नहीं, लेकिन इस रिजीम में लग रहा है कि हालात थोड़े सुधरते हुए लग रहे हैं और जितने सैंक्शंस रशिया पर लगे थे वो हटते हुए दिख रहे हैं। पहले युद्ध खत्म होगा, उसके बाद आई थिंक ये जो सैंक्शंस हैं इसकी तरफ भी बातें शुरू हो जाएंगी, और ऐसी बातें शुरू हुई भी हैं। हमने इस वीक में बात भी की थी कि इस तरह की खबरें आई हैं। सर क्या लगता है जो हमें बेनिफिट मिल रहे थे रशिया के बैकफुट होने पर रहने की वजह से, कि सस्ता क्रूड मिल रहा था हमें, या हमें एक बहुत तरह के बेनिफिट मिल रहे थे अमेरिका रशिया की लड़ाई के, वो मिलने बंद हो जाएंगे? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी काफी स्लो डाउन हो रही है। यूरोप एक एजिंग सोसाइटी है, चाइना भी एक एजिंग सोसाइटी है। तो इनके जो, और वो काफी ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, तो डिमांड वैसे भी घट रही है। अमेरिका इज इमर्जिंग एज अ न्यू सप्लाई सेक्टर फॉर क्रूड ऑयल। वो चाहते हैं कि अपना ऑयल एक्सपोर्ट करे। और जो मीटिंग रशिया और अमेरिका के बीच में हुई थी सऊदी अरेबिया में, ये तीनों देश अभी वर्ल्ड के लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल होने वाले। तो एक यूक्रेन डिस्कशन के स्मोक स्क्रीन के पीछे इनकी समझौता हुआ रहेगा कि ऑयल प्राइस किस रेंज में रखने। ये मेरी मान्यता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में क्यों मिलना था इनको? ये लोग इंडिया में भी मिल सकते थे या और कोई कंट्री में भी मिल सकते थे। सऊदी अरेबिया मिलने का कारण यही है कि दोनों और वहां पे आपके इजराइल के युद्ध की बात नहीं हुई है, वो वहां पे यूक्रेन के युद्ध की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि ऑयल एनर्जी प्राइसिंग सप्लाई एग्रीमेंट्स उनके बीच में अनऑफिशियली कुछ हुई रहेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मुझे लगता है कि ऑयल प्राइस ज्यादा बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि अभी सप्लाई फ्रॉम न्यू सेंटर्स आने वाला है। फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी आएगा, वेनेजुएला से आएगा। वेनेजुएला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसके रिजर्व सबसे ज्यादा है। तो ये आप राइट। तीनों चीजें आप ध्यान में रख के अगर देखोगे, तो इंडिया के पास एक बार्गेनिंग सिचुएशन है कि आप यू कैन प्ले वन सप्लायर अगेंस्ट द अदर एंड मेंटेन अ लो प्राइसिंग फॉर योरसेल्फ। ओके, ठीक है सर। जब क्रूड ही सस्ता हो जाएगा तो ठीक है, हमें जो हम बार्गेन करके सस्ता ले रहे थे वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में ही सस्ता हो जाएगा तो हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी बार्गेन करने की भी। एग्जैक्टली तो क्रूड ऑयल के सप्लाई की इंडिया को एक स्वीट स्पॉट में पहुंच गया है इंडिया। जी। तो सर ऐसे में जब अगर हम अच्छी पोजीशन में पहुंच गए कि क्रूड ऑयल ऑलरेडी एक रेंज में रहेगा, ज़्यादा जंप नहीं मारेगा, और डोनाल्ड ट्रंप पहले से बोलते भी आए हैं कि मैं एनर्जी प्राइसेस को तो कम करूंगा ताकि इन्फ्लेशन कम हो अमेरिका में। अब सर ऐसे में रिफाइनरी कंपनीज लाइक एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जिन्होंने बड़ा बेनिफिट उठाया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके सस्ते दामों में, या हमें इन कंपनीज को देखना चाहिए कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, कि इनको सस्ता क्रूड मिलेगा तो इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे? किसके मार्जिन बढ़ेंगे सर, रिफाइनरी कंपनी के या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के? नहीं, रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन्स तो ठीक वॉलेटाइल ही रहने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी थी ऑन ऑयल प्रोडक्ट्स, वो पास ऑन नहीं की है। तो उनके जो लॉसेस है आर मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन। तो उसकी वजह से इनके थोड़े से कंप्रेस हुए हैं मार्जिन्स। तो मुझे लगता है कि जब भी एनवायरनमेंट स्थिर होता है ना, तभी रिफाइनिंग मार्जिन्स, रिफाइनिंग कंपनीज कैन बेटर प्लान देयर जी। सप्लाई प्राइसिंग एंड एट व्हाट प्राइस उनको फ्यूल आती है, रॉ जी। मटेरियल। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जितना स्थिर रहेगा ऑयल मार्केट, उतना बेहतर रहेंगे रिफाइनिंग कंपनी के रिजल्ट्स। जी। और सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या करना है इस समय, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी? आप गल्फ ऑयल में देखिए, वही सब एचपीबीपी आईओसी, जहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है, रिफाइनिंग के मार्जिन पास ऑन नहीं होते, वो इम्पैक्ट होते रहते हैं। तो जो कंपनी प्योर मार्केटिंग कंपनी, उनकी ओर ध्यान दीजिए। गल्फ ऑयल एक ऐसी कंपनी है जो कैस्ट्रॉल के बाद में क्लियर नंबर 2 है। इनका डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ
आ रहा है और आते भी रहेगा। केपेक्स 30-40 करोड़ की है, 250 करोड़ का कैश फ्लो है, dividend is about, policies are well established, and इनके ना काफी इन्वेस्टमेंट्स है इन ईवी प्रोडक्ट्स, एंड इनके 3 ईवी वर्टिकल्स है जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इनके पास विदाउट बर्निंग कैश इनकी काफी वेल बैलेंस पोर्टफोलियो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी, अगर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ प्ले करना है तो कैस्ट्रॉल और गल्फ ऑयल ये अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कंपनीज जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है सर, जब ऑयल सस्ता होने की बात हुई, चलिए ठीक है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को छोड़ देते हैं, लाइक फिलिप्स कार्बन, एशियन पेंट्स, इन सभी पर आपका आउटलुक सर? देखिए, एशियन पेंट्स में क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में। जहां हाँ। पे पहले 3-4 कंपनीज ऑपरेट करती थी, अभी नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गई, और ग्रासिम जिन्होंने और जेएसडब्ल्यू जिन्होंने एंट्री की है मार्केट में, उनकी वजह से कंपटीशन कटथ्रोट होने के कारण इनके थोड़े मार्जिन्स में कट आई है। लेकिन मेरी मान्यता है कि मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर में ये सब सेटल हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स कैन बी अ गुड ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और खबरें, भारत मलेशिया के बीच में सर, ये माना जा रहा है कि डिफेंस को लेकर करार हो रहे हैं, और उसमें मैरीन प्रोडक्ट्स को लेकर, मैरीन डिफेंस को लेकर काफ़ी कुछ बातें हुई है। सर कैसे देख रहे हैं? डिफेंस कंपनियों को पिट तो काफ़ी चुकी हैं, कुछ अच्छी वैल्यूएशन पर आई हैं, या इन सब ये जो करार हो रहे हैं इनका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है किसी कंपनी को? नहीं, देखिए, अभी भी डिफेंस कंपनीज की वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी ही है। हमें लगता है कि और थोड़ा इंतजार करना चाहिए आपको वैल्यूएशन सस्ता होने के लिए बिफोर यू टेक एंट्री। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी नहीं है। और अगर आप देखेंगे 5500 में जो बायर्स थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, आज 34 के नीचे प्राइस कोट कर रहा है तो भी कोई आके नहीं ले रहा है स्टॉक। तो आपको क्लियर कट समझना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। पहला फ्रेंजीड मार्केट था, डिफेंस के फंड्स आ रहे थे तो उसमें आउट परफॉर्मेंस हो ओवर परफॉर्मेंस हो गई थी। अभी दौर चल रहा है अंडर परफॉर्मेंस का। तो ये ओके, एक वक्त लगेगा ये सब सेटल डाउन होने के। ठीक है। सर एक और चीज़ जो कि टीसीएस को लेकर आई है, एक बार फिर उनके एक पुराने कर्मचारी ने H1B वीज़ा नियम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं कंपनी पर, और अमेरिका में उन्होंने कहा कि जो जाने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कम वेतन दिया जाता है। तो क्या किसी एम्प्लॉय की जो एक आरोप है उसको लेकर यूएस गवर्नमेंट कुछ करेगी, टीसीएस पर कदम उठा सकती है? क्योंकि अगर ये मामला हुआ तो ये मामला संगीन भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया से जो वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय भेजे जाते हैं उनको यूएस में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम वेतन दिया जाता है। तो क्या यूएस गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी, और टीसीएस का क्या होगा ऐसे में? एक टीसीएस ये मैटर को सेटल कर देगा एसईसी के साथ, क्योंकि लिस्टेड भी है यूएस मार्केट्स में। और दूसरी चीज क्या है, ये बहुत केयरफुल रहेंगे डेटा के बारे में। तो ये जो विसिल ब्लोअर ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो डेटा के साथ प्रूव होते तो टीसीएस को फाइन्स और पेनल्टीज लगेंगी। और आप देख भी रहे हो मार्केट में कि टीसीएस घटा है जबकि बाकी के स्टॉक्स थोड़े बहुत एलोकेशन दूसरे स्टॉक्स को बढ़ चुके हैं। तो जो न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट आना चाहिए था वो ऑलरेडी आ चुका है टीसीएस में। ठीक है सर, अदानी शेयरों में क्या हो रहा है? क्योंकि आप आते हैं तो सर अदानी शेयरों पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। अदानी शेयरों में सर काफ़ी कुछ खबरें आई थी, आपसे उस समय बात नहीं हो पाई ऑन स्क्रीन, कि अमेरिका में बहुत सारे सांसद इनकी पैरवी कर रहे हैं, वहाँ पर कानून तक चेंज हो गया, और शेयरों ने एक स्पाइक देने की कोशिश की लेकिन फिर रिट्रेस उतनी ही तेज़ी से हो गए। क्या चल क्या रहा है सर इनमें? देखिए, जहां तक बिजनेस एज यूजुअल की बात करें तो अग्रेसिव ग्रोथ चालू चालू ही है। सब प्लान्स जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही चल रहे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, ये लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज है, जिसमें
लॉन्ग टर्म फंड्स लगते हैं और डेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। और जैसे हमने बात की कि इंटरनेशनल रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका इनके वैल्यूएशन पे भी असर होता है। तो जब तक ये रेट स्टेडी नहीं होंगे, मुझे लगता है कि ये प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा बहुत चलता रहेगा। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि ग्रुप काफी वेल पोजिशन्ड है एग्जीक्यूशन के हिसाब से, और सब अच्छा रहता रहेगा। थोड़ा बहुत प्रेशर स्टॉक्स में बना रहेगा, गिवन द ओवरऑल आउटलुक ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड वैल्यूएशन प्रेशर इन द इंडियन इकोनॉमी। जी। तो सर एक जब मेरी बात हो रही थी कि यूके के भी कोई रिसर्च फर्म है क्या जो इस ग्रुप के खिलाफ कुछ रिपोर्ट वगैरह कर रही हैं, कुछ ऐसा है क्या मामला? देखिए, पहला पूरा अटैक अडानी के विरुद्ध यूएसए चलता था। अभी ये पूरा डीप स्टेट अमेरिका से नस्ता नाबूद होके अभी यूरोप में शरण ले चुका है। तो ओके। अभी सारे अटैक्स अडानी के ऊपर आप देखोगे कि यूरोपियन मार्केट्स, यूरोपियन टैबलॉइड्स या प्रेस में से आते रहेंगे। हमें इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट इज ओल्ड वाइन पुश्ड इन न्यू बॉटल्स एट पीपल। ओके, वैसे भी सर इनके ज़्यादातर बिजनेस यूरोप से ज़्यादा लिंक भी नहीं है, जो है वो अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से है, तो यूरोप वाले क्यों रिपोर्ट बनाएंगे? नहीं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पहले बेस उनका यूएस में था, अभी उनका बेस हो गया है यूरोप में। अच्छा। तो वहां से सही। अटैक्स आए। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया विनीत सर ने कि अब जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिन लोगों का शॉर्ट सेलर्स का था, वो अब बेस अमेरिका से उठ के यूरोप शिफ्ट हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सर। सर कुछ इंटरेस्टिंग कॉल हैं जहाँ पर कि इन्वेस्टर थोड़ा सा पैसा बना सके सर? बहुत लोगों के पोर्टफोलियो साफ हो गए, 30-30, 40-40%, कुछ अच्छा बता दीजिए सर। देखिए, हमें कोटक बैंक काफी अच्छा लगता है। ओके। हमें लगता है वर्स्ट इज ओवर फॉर द कंपनी। और ये जो आरबीआई का डिक्टेट्स आए हैं, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस भी आ गए, अप्रूवल्स भी आ गए। तो हमें लगता है कि कोटक बैंक हाई डबल डिजिट ग्रोथ करेगी। उसके पीछे हम एक्सपेक्ट करते हैं इसमें 40% की अपसाइड है। ओके, तो केवल कोटक बैंक सर को लगता है कि यहाँ से एक अच्छी कॉल और एक अच्छा एस्टेब्लिश बैंक है और कई सालों से चला भी नहीं है, तो यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद सर कर रहे हैं। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़ते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम हमें देते रहा करिए सर, हर वीक ज़रूर एक दिन दे दीजिए सर, आधा घंटा, तो अच्छा रहेगा सर, हमारे दर्शकों को एक फंडामेंटल व्यू मिल जाता है। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।